हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता पीकेजी। हम हमारा अगला सेगमेंट शुरू कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन में देखो हम क्या पढ़ते हैं। पहले तो देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन आता क्यों है ना। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्रीली अगर मैं ड्रॉप करूँ तो ऐसे गिरना चाहेगा, ऐसे गिरना चाहेगा ना। लेकिन अगर मान लो मैं इसको इस सरफेस पे रख दूँ तो क्या अभी नीचे गिर रहा है? नहीं। लेकिन mg तो इसको गिराने की कोशिश कर रहा है ना। फिर क्यों नहीं गिर रहा है? इसका मतलब किसी ने तो इसके फोर्स को बैलेंस किया होगा ना। वो फोर्स कौन सा है? देखो, ये अपने mg से, वेट से मेरे हाथ को प्रेस करना चाह रहा है, तो मेरा हाथ इसको रिएक्शन, इसको फोर्स को काउंटर करने के लिए मेरा हाथ भी तो ऊपर फोर्स लगा रहा है। सोचो 10 किलो का पत्थर होता, डस्टर तो हल्का है। सोचो अगर 10 किलो का पत्थर होता तो फिर मेरे हाथ को ऐसे ताकत लगानी पड़ती ना ऊपर, हमें यहाँ मसल फोर्स फील होता। फिर इस केस में मेरा हाथ इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है ऊपर, है ना, तभी तो ऑब्जेक्ट एक जगह टिका हुआ है। आप अभी टेबल पे, चेयर पे बैठे हुए हो तो आप गिर सकते हो ना mg की वजह से। क्यों नहीं गिर रहे हो? क्योंकि टेबल ने आपके वेट को काउंटर किया हुआ है। आप अपने वेट से उस सरफेस को प्रेस कर रहे हो, है ना। सोचो आपकी चेयर पे अगर मान लो कोई फोम लगा हुआ है, सोफे पे जब फोम लगा होता है, हम जब बैठते तो फोम जो है वो पिचकता है ना अंदर, मतलब हम उस सरफेस को प्रेस कर रहे हैं। चलो सॉलिड सरफेस पे तो फील नहीं होता कि हमने प्रेस भी किया होगा। सोचो जब आप सोफे पे बैठते हो तो सोफा दबता है ना, जहां बैठते हो वहां पे खड्डा सा बन जाता है, मतलब आपने उस सरफेस को प्रेस तो किया। तो वो सरफेस फिर हमारे वेट को काउंटर करने के लिए एक रिएक्शन फोर्स लगाती है। समझाया था ना मैंने एक्शन रिएक्शन में। जैसे देखो, ये ऑब्जेक्ट अगर आपने टेबल पे रखा है तो ये अपने वेट से इस टेबल को दबाना चाहेगा, तो टेबल रिएक्शन के तौर पे इस पे एक फोर्स लगाती है ना। और वो रिएक्शन फोर्स कितना होता है? एक्सटर्नल प्रेसिंग फोर्स के जितना, तभी तो इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करेगा। ऑब्जेक्ट ने कितना फोर्स लगाया टेबल पे? mg, तो टेबल ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगी? mg के बराबर, नॉर्मल रिएक्शन के फॉर्म में। तो नॉर्मल रिएक्शन कब एग्जिस्ट करता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्रेस अदर सरफेस, देन सरफेस अपोज दिस अप्लाइंग सरफेस अपोज दिस बाय अप्लाइंग ए काउंटर फोर्स। काउंटर मतलब अपोजिट करने के लिए, है ना। ये फोर्स इसको अपोज कर रहा है तो सरफेस को काउंटर करेगी। कैसे काउंटर करेगी? एक फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट पे। उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस लगता है। देखो, कॉन्टेक्ट सरफेस से हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है वर्टिकल, तो ध्यान रखना नॉर्मल फोर्स हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। रिएक्शन फोर्स क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने सरफेस को प्रेस किया तब सरफेस ने फोर्स लगाया, वरना सरफेस को क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट, है ना। जैसे आप टेबल पे नहीं बैठे हो, चेयर पे नहीं बैठे हो, तो चेयर आप पे फोर्स नहीं लगाएगी। जब आप बैठोगे तो उस सरफेस को प्रेस करोगे तभी तो सरफेस फोर्स लगाएगी ऊपर, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू अगर बतानी हो तो कैसे बताएंगे? इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेसिंग फोर्स, है ना। जितना प्रेसिंग फोर्स लगता है उतना नॉर्मल रिएक्शन लगता है। जैसे यहां नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करेगा? mg को, है ना, क्योंकि यहां पे mg ही तो प्रेसिंग फोर्स है ना। जैसे मान लो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये ए और ये बी, है ना। ए का वेट है मान लो 10 और बी का वेट है 5। बताओ ए और बी पे ग्राउंड कितना कितना नॉर्मल लगा रहा होगा? तो देखो, ए ने ग्राउंड को कितने फोर्स से बैलेंस किया? इसका वेट। बी ने कितने फोर्स से बैलेंस किया? बी का वेट। ए का वेट कितना है? 100 न्यूटन। बी का वेट कितना है? 50 न्यूटन। तो ए ग्राउंड को प्रेस कर रहा है 100 न्यूटन से, तो ग्राउंड कितना नॉर्मल लगा देगा उस पे? 100 न्यूटन जितना। और ग्राउंड बी पे कितना नॉर्मल लगा देगा? तो एन ए बाई ग्राउंड। नॉर्मल ऑन ए किसने लगाया? ग्राउंड ने। कितना लगाएगा? वेट ऑफ ए जितना, 100 है ना। नॉर्मल ऑन बी बाई ग्राउंड कितना आएगा? ये 50, है ना। अच्छा, कई बार इसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि बताओ ए और बी एक दूसरे पे कितना नॉर्मल लगा रहे हैं, है ना।
कई बार क्या फील होता है, कई लोगों को एक मिस कंसेप्ट होता है माइंड में कि जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होते हैं उनमें नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे देखो ये डस्टर है, इसको मैंने अपने हाथ पे रख दिया, अब तो मेरे हाथ को नॉर्मल लगाना है ना, क्यों? क्योंकि डस्टर को बैलेंस करवाना है। लेकिन सपोज मैं इस डस्टर को खुद पकड़े हुए और मैंने खाली टच किया, बस ऐसे खाली टच किया, पूरा इस पे लोड नहीं आने दिया, मैंने खाली इसको हाथ में पकड़ा हुआ खाली टच कर दिया बस, तो बताओ हाथ को नॉर्मल लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि इसके वेट ने हाथ को प्रेस थोड़ी किया, है ना। जैसे मान लो किसी बड़े से पत्थर को मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ है ना, ये बहुत बड़ा सा पत्थर है, मैंने रस्सी से बांधा हुआ है, तो इसका सारा वेट तो रस्सी ने बैलेंस किया ना। अब आदमी जाके इसे हाथ टच कर दे और बोले कि देखो मैंने पत्थर को बैलेंस कर दिया, तो आप लोगों को हंसी आएगी ना कि यार तेने थोड़ी बैलेंस किया, वो तो रस्सी से बंधा हुआ है। हाँ, अगर तू बैलेंस कर सकता हो तो फिर रस्सी काट के तेरे हाथ में रख दे अपन इस सारे पत्थर को, नहीं कर सकता ना वो। इसीलिए मतलब कांटेक्ट में होने से नॉर्मल फोर्स नहीं लगता, प्रेसिंग होने से नॉर्मल फोर्स लगता है। जैसे सपोज करो आप क्लास में बैठते हो, है ना, और आप दो दोस्त आपस में एक साथ एक ही बेंच पे बैठे हुए हो ना, तो आप दोनों का वेट उस बेंच पे तो लग रहा है, तो बेंच तो आप पे नॉर्मल लगा रही है ऊपर, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे पे थोड़ी बैठे हो? भाई आपका जो वेट है वो दूसरे वाले को, पास वाले को थोड़ी फील हो रहा है, या आपका वेट दूसरे वाले को थोड़ी फील हो रहा है, तो आप दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल थोड़ी लगा रहे हो। चाहे आप एक दूसरे से कांटेक्ट में बैठो, आपका हाथ उसके हाथ से टच हो रहा हो, तो भी उससे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा, टच होने पे नॉर्मल नहीं लगता। हाँ, ऐसा है कि पास वाला आपकी तरफ आ रहा है और आपको धक्का दे रहा है ना। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे ऐसे धक्का मुक्की करते क्लास में, इधर उधर खिसकते हैं, तो जैसे मान लो आपका दोस्त आपकी तरफ खिसक के आ रहा है, आप क्या बोलोगे? अरे यार दूर खिसक, इधर क्यों धक्का दे रहा है? तो आपको धक्का लगा ना, पुश, वो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि उसने आपको धक्का दिया, प्रेसिंग हो गई एक दूसरे में। तो क्या यहां ए और बी एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं? नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी क्या बोलेंगे? जीरो। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे, बिकॉज दीज डू नॉट प्रेस ईच अदर, है ना, ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनमें नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा नहीं कि टच होने पे लग जाता है, प्रेसिंग होना जरूरी है ना बच्चों। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक 3 ब्लॉक वाला क्वेश्चन, जिसमें एक के ऊपर एक 3 ब्लॉक रखे हुए हैं। अब आपको बताना हर एक पे नॉर्मल कितना है। तो ये देखो कि हर सरफेस पे ऊपर से जितना फोर्स लग रहा है ना, उसको उतना बैलेंस करना है। नॉर्मल क्या होता है? प्रेसिंग फोर्स, है ना। तो अब देखते हैं, नॉर्मल इक्वल्स टू प्रेसिंग फोर्स, है ना। अब देखो बी पे कितना प्रेसिंग फोर्स लग रहा है, सोचो बी पे कितना प्रेसिंग फोर्स लगा? ए का वेट, है ना, तो प्रेसिंग फोर्स ऑन बी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ए। इसका मतलब नॉर्मल बाय बी ऑन ए, तो ए पे नॉर्मल कितना हो जाएगा? मास ऑफ ए इंटू जी कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन। सिंपल सी बात है, बी को प्रेस किसने किया? ए के वेट ने, तो बी उतना ही नॉर्मल लगा देगा, है ना। फिर देखो प्रेसिंग फोर्स ऑन सी। अब देखो सी पे प्रेसिंग फोर्स, सी को कौन सा वेट प्रेस कर रहा है? दोनों का। भाई ए का वेट बी पे आ रहा है और बी का सारा वेट अल्टीमेटली सी पे तो आ रहा है, तो जो सबसे नीचे उस पर सबसे ज्यादा वेट आया ना, इसका मतलब प्रेसिंग फोर्स ऑन सी क्या हो जाएगा? एम ए जी प्लस एम बी जी। इसका मतलब नॉर्मल बाय सी ऑन बी, तो बी पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? दोनों का वेट 50 प्लस 100 150 न्यूटन, है ना, इस तरीके से। अब देखो सबसे लास्ट वाला सी जो है, सी पे कितना प्रेसिंग फोर्स लगा? प्रेसिंग फोर्स ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कितना प्रेसिंग फोर्स लगा? तीनों का वेट देखो, तीनों ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली रखे तो सरफेस पे है ना, तो तीनों का वेट एम ए जी एम बी जी एम सी जी। तो इसका मतलब नॉर्मल
बाई ग्राउंड ऑन सी, मतलब कि एन सी कितना हो जाएगा 50 प्लस 100 प्लस 50 200 न्यूटन। मतलब बी को खाली 5 किलो बैलेंस करना है, सी को 15 किलो बैलेंस करना है और ग्राउंड को तीनों बैलेंस करने 20 किलो, इसलिए तीनों का वेट उसे बैलेंस करना पड़ेगा। और ए ने कितना नॉर्मल लगाया, ए थोड़ी लगाएगा, उसके ऊपर कौन सा वेट है, नहीं, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, हमेशा जो सबसे नीचे होगा ना उस पर सबसे ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स आता है, जो सबसे नीचे होगा उस पर सबसे ज़्यादा प्रेसिंग फोर्स होगा, ये ध्यान रखना। इसका पता अपन एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, मान लो सब्जी खरीदने जाओ, है ना, और आपका सब्जी खरीदने का जो बैग होता है ना, उसमें हमेशा सबसे नीचे वो सब्जी रखी जाती है जो स्ट्रॉन्ग हो, मतलब जिसके ऊपर आप अगर लोड भी रख दो ना तो वो पिचके नहीं या खराब ना हो। जैसे मान लो आपने टमाटर लिए, है ना, अब सब्जी खरीदते वक्त पता है एक स्मार्टनेस होनी चाहिए, पहले वही सब्जियां खरीदो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आलू, आलू को आप बैग में सबसे नीचे रख दो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर आप भले से 10 किलो सब्जी और रख दो, आलू पिचकेंगे नहीं, है ना। तो आलू को ऐसी सब्जियां सबसे पहले खरीद लो, जैसे आलू हो गया, ये पिचकता नहीं है ना। नींबू, नींबू भी अच्छे अगर सॉलिड वाले हो तो वो खराब नहीं होते, उसको आप नीचे कितने लोड उस पर रखा दो कोई दिक्कत नहीं। तो आलू हो गया, मूली हो गया, गाजर, शकरकंद, ये सब चीज़ें ऐसी जो पिचकती नहीं है लोड डालने पे। तो आप सबसे पहले बैग में उनको जमा लो, उसके ऊपर फिर आप हल्की चीज़ जमाओ, जैसे टमाटर, टमाटर पिचक सकते हैं ना, बैग में सबसे ऊपर उनको रखो ताकि टमाटर के ऊपर लोड ना आए। टमाटर का लोड तो आलू सहन कर सकता है लेकिन आलू का लोड टमाटर सहन नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये सिंपल सी बातें छोटी छोटी जो हम डेली लाइफ में सोचते हैं, वहाँ इस तरह से अपन फिजिक्स भी लगा सकते हैं, है ना। और फिजिक्स तो लगती है देखो हर जगह, है ना। तो सोचा करो ऐसे कि फिजिक्स कहाँ कहाँ हमारे चारों ओर लगती है। ओके बच्चों, तो समझो ये क्वेश्चन, है ना। देखो अब अगले क्वेश्चन में वापस एक इंक्लाइंड सरफेस है, उस पर एक ऑब्जेक्ट है और आपको उस पर नॉर्मल रिएक्शन बताना है। अब ध्यान रखना, अभी तक तो क्या था, ऑब्जेक्ट का सारा वेट प्रेस करवाने का काम कर रहा था, लेकिन ध्यान रखना प्रेसिंग फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे मान लो कि ये सरफेस है, अब मुझे इसको प्रेस करना तो मुझे ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा वर्टिकली डाउन, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वर्टिकली डाउन फोर्स, ऐसे तिरछा फोर्स लगाऊंगा ना तो फिर उतनी अच्छे से प्रेसिंग नहीं होगी जितना वर्टिकल फोर्स लगाने पे होगी। मतलब परपेंडिकुलर फोर्स जो है वही प्रेसिंग करते हैं, पैरेलल फोर्स कभी भी प्रेसिंग नहीं करते, ध्यान रखना। तो फिर यहाँ पे देखते हैं क्या ये mg जो इसका वेट है वो तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है ना। क्या ये mg पूरा का पूरा सरफेस के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, इसका एक कंपोनेंट आएगा बस। अब अगर ये एंगल थीटा है तो देखो ये 90, ये 90 माइनस थीटा और ये भी कितना हो जाएगा थीटा, है ना। ये अगर एंगल थीटा है तो ध्यान रखना ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल 90, ये 90 माइनस थीटा, है ना, और ये कितना है, ये तो थीटा है सही, है ना। तो अब इसका जो कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, है ना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे mg के, एक तो आएगा इधर mg cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, ये mg के ही दो कंपोनेंट। अब ये बताओ कौन सा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है ना, प्रेस करवाने का काम कौन कर रहा है सोचो। तो mg cos theta is perpendicular to surface, so it press the surface, it will press the surface, है ना। तो ध्यान रखना जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है वही प्रेस करता है सरफेस को। इसका अंदर नॉर्मल क्या हो जाएगा, प्रेसिंग फोर्स, मतलब कि mg cos थीटा, तो नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा के इक्वल, है ना, प्रेसिंग फोर्स के इक्वल, है ना। तो फिर आप सोचोगे फिर वो बचा हुआ कंपोनेंट क्या करेगा, mg sin थीटा क्या करेगा। तो देखो ये ऑब्जेक्ट नीचे फिसल सकता है ना, मान लो फ्रिक्शन नहीं हो
तो स्मूथ सरफेस हो तो नीचे फिसल के आएगा, तो mg sin थीटा ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ स्लाइड करवाएगा, है ना। एंड लिख लेते हैं हेयर mg sin थीटा विल स्लाइड द ऑब्जेक्ट, है ना। तो mg sin थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट नीचे फिसलेगा और mg cos थीटा की वजह से सरफेस को दबाते हुए फिसलेगा, है ना। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। ये कंपोनेंट अब नॉर्मल जो है वो कैसे लग जाएगा, इसको बैलेंस करते हुए नॉर्मल ऐसे लग जाएगा, है ना। तो नॉर्मल बैलेंस करेगा किसको, mg cos थीटा को। ओके बच्चों, लिखो इसे। बच्चों अब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट दो सरफेस पे ऐसे वी शेप में दो सरफेस है और आपने बीच में एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया और ऐसे रखा हुआ है ना। सपोज करो कि जैसे ये बोतल है ना, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ ऐसे, है ना। तो देखो दो इसका वेट मेरी दोनों हथेलियों ने बैलेंस किया हुआ है ना। इसका मतलब अब मुझे इस ऑब्जेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन बताना है कि कितना लग रहा होगा, है ना। तो देखो इस तरह के ऑब्जेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन बताने के लिए हम इसका सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कि इसमें कितने फोर्स लग रहे हैं। देखना यहाँ पर ऑब्जेक्ट का mg किधर लगेगा, एकदम नीचे, है ना, एकदम नीचे लगेगा ना। अब एक कंसेप्ट समझना, अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल हो तो उसका परपेंडिकुलर एकदम वर्टिकल आता है। सरफेस अगर हॉरिजॉन्टल हो तो परपेंडिकुलर आए, एकदम वर्टिकल आएगी ना। अगर मैं इसी सरफेस को, अब इधर ध्यान समझना, ये सरफेस है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर, देखो दिख रहा है ना। अब मैं इसी लाइन को, इसी सरफेस को अगर मैं ऐसे इंक्लाइन करूं, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो नॉर्मल भी तो रोटेट होगा ना, क्योंकि इसका एंगल हमेशा 90 डिग्री रखना है मुझे, है ना। तो अगर मैं इसको रोटेट करूंगा, अभी देखो दोनों एकदम ऐसे परपेंडिकुलर है, अगर मैं इसको रोटेट करूं तो वो भी तो रोटेट होगा। तो सोचो अगर मैं इस सरफेस को थीटा डिग्री रोटेट कर दूं तो फिर बताओ नॉर्मल भी कितना रोटेट होगा, नॉर्मल भी उतना ही रोटेट होगा ना। देखो थीटा, अगर मैं इस सरफेस को थीटा रोटेट करूं तो नॉर्मल भी थीटा रोटेट होगा। तो अब यहां समझना, ये जो फर्स्ट सरफेस है इसको मान लेता हूं फर्स्ट सरफेस, इसको मान लेता हूं सेकेंड। फर्स्ट सरफेस ने जो नॉर्मल लगाया होगा वो नॉर्मल ऐसे लगाया होगा ना, और ये नॉर्मल जो है वो वर्टिकल से कितने एंगल पे झुका होगा, ये एंगल कितना है θ1, तो ये भी θ1 शिफ्ट हुआ होगा, है ना। क्योंकि ये तो कंसेप्ट है, इधर से आप थीटा झुकाओगे नॉर्मल भी थीटा घूम जाएगा, इधर से आपने θ1 झुकाया तो नॉर्मल भी θ1 झुकेगा। ये तो समझाया मैंने यहाँ पे। फिर अगर मान लो मैं इस दूसरी सरफेस की बात करता हूं, इसको मैंने इधर से कितना उठाया θ2, तो इसका जो नॉर्मल लगेगा n2, वो भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा θ2। तो मेरे पास दो इसमें नॉर्मल लग रहे हैं दोनों सरफेस की वजह से, n1 और n2, है ना। अब हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, हमें पता है ना कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है ना। तो इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम देखना क्या होगा, mg वर्टिकली डाउन ना। अब इसमें देखना n2 का वर्टिकल से एंगल कितना है θ2, है ना। तो ये θ2 एंगल, फिर n2 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो क्या आएगा n2 sin θ2, एक आएगा n2 cos θ2। फिर अब मैं यहां पे इस n1 नॉर्मल को देखता हूं, तो n1 नॉर्मल का भी एंगल कितना है इधर से θ1, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे n1 cos θ1, और इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास n1 cos θ1 और ये sin θ1। अब देखो y डायरेक्शन वाले कंपोनेंट से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट रेस्ट में होने का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0, है ना। तो देखो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
इसका मतलब एफ नेट 0। अब जब नेट फोर्स 0 होता है तो वो हर डायरेक्शन में 0 होता है, एक्स में, वाई में, जेड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ नेट एक्स डायरेक्शन में भी 0 एंड एफ नेट वाई डायरेक्शन में भी 0। अब देखो एक्स डायरेक्शन में 0 कौन करेगा, n1 साइन थीटा 1 किसको कैंसिल कर देगा, n2 साइन थीटा 2 को, है ना। और यहां से कौन किसको कैंसिल करेगा, n2 कॉस थीटा 2 प्लस n1 कॉस थीटा 1 इक्वल्स टू mg। कितने अननोन है बेटा अपने पास, 2 अननोन, नॉर्मल n1 और n2। कितनी इक्वेशंस बनी, 2 इक्वेशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन। इस क्वेश्चन की फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है ना, इस क्वेश्चन की फिजिक्स तो खत्म हो चुकी है। अब आपको खाली मैथ्स सॉल्व करनी है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको n1 n2 फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना। अब इसमें कुछ थीटा 1 थीटा 2 आपको गिवन होंगे, तो वैल्यूज यहाँ पुट कर देना। जैसे मान लो थीटा 1 दे दिया जाए 45, थीटा 2 दे दिया जाए 37, तो वैल्यू पुट करना, आराम से सॉल्व हो जाएगी इक्वेशंस, है ना। आप यहीं तक लिख के छोड़ दो इसको, ठीक है। शीट में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना, उसमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू गिवन है। तो बेसिकली मैं आपको खाली कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है, 2 इक्वेशंस बनाना, दोनों डायरेक्शन में नेट फोर्स कैंसिल कर देना है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और ध्यान रखना, जितना सरफेस को आप इंक्लाइन करोगे नॉर्मल भी उतना ही वर्टिकल से एंगल बना लेगा। जितना सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाती है, नॉर्मल उतना ही वर्टिकल से एंगल बनाता है ना। और इस तरह से बनाता है कि सरफेस और इसके बीच का एंगल फिर भी 90 डिग्री आए। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, है ना। इसमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैंने तो खाली स्टेप लिखना सिखाया है। शीट में क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आप सॉल्व करना फिर पूरा। ओके बच्चों, लिखो इसे। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स गिवन है, दोनों एक के पास एक रखे हुए हैं, और हमने इन ब्लॉक में M1 पे एक फोर्स लगाया 30 न्यूटन। मतलब मैं धक्का दे रहा हूं इधर से, है ना, मैंने इधर से दोनों को धक्का दिया। तो ये क्यों चलेगा, क्योंकि मैं धक्का दे रहा हूं। M2 क्यों चलेगा, सोचो, मैंने तो M1 को धक्का दिया। M2 क्यों चलेगा, क्योंकि मैंने इसको M1 को धक्का दिया, तो M1 M2 को धक्का देगा, है ना। तो M2 को कौन चला रहा है, M1। M1 को कौन चला रहा है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स। तो अब M2 को किसने चलाया, M1 ने। मतलब M1 ने M2 को धक्का दिया। धक्का दिया मतलब पुश किया, पुश किया मतलब प्रेसिंग हुई ना इन दोनों की। तो इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करेगा, बोलो, नॉर्मल। ये इसको धक्का देगा तो प्रेसिंग नहीं होगी। आप जैसे मान लो लाइन में खड़ो और आप अपने अगले वाले को धक्का दो, तो उसको प्रेस करोगे ना धक्का देते वक्त, वही उसी तरह से M1 ने M2 को प्रेस किया है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या क्या बताना है, इनके एक्सेलरेशन और नॉर्मल बिटवीन M1 M2। तो देखो एक्सेलरेशन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका, एक्सेलरेशन, अब देखो ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे ना, क्योंकि M1 एंड M2 विल मूव टुगेदर। इसका मतलब A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A। ये मैं मान लेता हूं कि इन दोनों का एक्सेलरेशन जो है वो सेम होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं बेटा अपन, एफ नेट डिवाइड बाई एम नेट। एफ नेट क्या हो जाएगा, 30 न्यूटन, और एम नेट क्या हो जाएगा, 5 + 10 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एफ नेट, है ना। हो गया एफ नेट, आ गया ना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि M2 को किसने दिया इतना एक्सेलरेशन। ऑब्वियस सी बात है, M1 ने धक्का दिया ना। तो देखो इन्हीं का एफबीडी आप इस तरह से बना सकते हो। यहां पर M1 को हमने चलाया, लेकिन M2 को किसने चलाया,
M1 ने धक्का दिया, मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करेगा इनमें, और नॉर्मल रिएक्शन हमें पता है दोनों पे लगता है। इधर से कौन लग रहा है बेटा, 30 न्यूटन, इसको एक्सेलरेशन मिला आगे, इसको भी आगे। अब आप किसी भी एक के लिए इक्वेशन लिख दो। हमेशा क्या होता है बेटा, एफ नेट का मतलब होता है एफ चलाने वाला माइनस एफ रोकने वाला, और फिर एफ नेट को हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, है ना। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है ना एफ नेट का मतलब। तो अब देखो ए को चलाने का काम कौन कर रहा है ना, 30 माइनस एन इज 3 इंटू ए। तो इससे आप सॉल्व कर सकते हो, 30 माइनस एन 3 इंटू 2, तो एन कितना आ जाएगा, ये कितना था बेटा, 5 था ना ये तो, ओके, और ये था 10, तो 5 इंटू ए, तो ये कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन आ गया नॉर्मल की वैल्यू। आप चाहो तो बी को सॉल्व कर सकते हो। बी को चलाने का काम कौन कर रहा है, केवल नॉर्मल। रोकने वाला कौन है, कोई भी नहीं, 10 इंटू ए, तो 10 इंटू 2 20। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, किसी भी एक की इक्वेशन सॉल्व करनी है, मैंने दोनों के लिए कर दी। ध्यान रखना M1 को चलाने का काम कर रहा है 30, नॉर्मल रोकने का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि M1 ने M2 को आगे धक्का दिया, तो रिएक्शन के तौर पे M2 भी तो M1 को पीछे धक्का देगा। M1 ने धक्का दिया आगे, आप लाइन में खड़े हो, आप आगे वाले को आगे पुश करो, तो आगे वाला आपको भी तो वापस पीछे धक्का देगा। हर रिएक्शन का रिएक्शन होता ही है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो M1 ने M2 को धक्का दिया, ये लग गया। M2 ने रिवर्स में M1 को धक्का दिया, वो ये लग गया। सॉल्व कर लो फिर। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये फोर्स है। ओके, तो आप यहाँ तक कंप्लीट करें, हम फिर इसको आगे और दूसरे कंसेप्ट के साथ भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ तक कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।